ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बताते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा, शीघ्रता और स्वल्प प्रयत्न से काम चलाने की होती है। अर्थात व्यक्ति का स्वभाव होता है कि उसे सुविधा प्राप्त हो, उसे शीघ्रता करने का स्वभाव होता है और स्वल्प प्रयत्न और वह थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा काम करने के स्वभाव वाला होता है। इसलिए भाषा में भी कहीं सुविधा की दृष्टि से, कहीं शीघ्रता के कारण तो कहीं प्रयत्न की स्वल्पता से आसपास आने वाले वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। उनके स्थान पर एक नया ही वर्ण आ जाता है, किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं एक नया वर्ण बीच में आ जाता है और किसी वर्ण का द्वित्व हो जाता है, अर्थात डबल हो जाता है। ये सभी परिवर्तन बोलचाल में प्रयोग में आने वाली भाषा में स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। व्याकरण के इन नियमों की खोज करने वाले विद्वान इन परिवर्तनों को एकत्र करके इनका वर्गीकरण और विभाजन करके कुछ नियम निश्चित कर लेते हैं। इन नियमों को ही संधि के नियम कहा जाता है। थोड़े से शब्दों में संधि की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। संधि की परिभाषा है, व्यवधान रहित दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर पाणिनीय महर्षि ने भी संधि की परिभाषा करते हुए एक सूत्र लिखा है, परः सन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष होता है अत्यंत निकटता, कि जो अत्यंत निकटवर्ती दो वर्ण होते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संहिता मतलब संधि कहते हैं। वे दो वर्ण स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। अगर दोनों वर्ण स्वर होंगे तो वह स्वर संधि कहलाएगी। अगर उनमें से एक वर्ण स्वर है और एक वर्ण व्यंजन है तब वह व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर दोनों वर्ण व्यंजन है तब भी वह व्यंजन संधि कहलाती है। संधि और संयोग में अंतर। संयोग क्या होता है, जब दो व्यंजनों के अत्यंत समीपवर्ती होने पर भी उनका मेल संयोग कहलाता है। कि जब दो व्यंजन एक जगह आ जाते हैं, उन दोनों व्यंजनों के बीच में अगर कोई भी स्वर नहीं है तब उनका संयोग कहलाता है। अर्थात स्वर रहित दो व्यंजनों के मेल को संयोग कहते हैं। और संधि, जब संधि की अवस्था में जब उन वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तब उनको संधि कहते हैं। जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, वैसे व्यंजनों का संयोग होता है, मेल होता है, उसको संयोग कहते हैं। संयोग का उदाहरण देते हुए कहा गया है, जगत प्लस तलम। जगत तलम, यहाँ पर विकार नहीं हुआ है, ऐसे कैसा यहाँ पर जुड़ गया है, संयोग हो गया है, जगत तलम। तत् प्लस काल है, तत्काल है। वाक प्लस चातुर्यम, वाक चातुर्यम। तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसलिए इनको संयोग कहा गया है। संधि के उदाहरण है, रमा प्लस ईश। रमा प्लस ईश है, रमेश है। यहाँ पर रमा और ईश, यहाँ पर चार वर्ण है, र मा ईश है। तो यहाँ पर व्यक्ति ये चाहता है कि वह जल्दी बोले
और समय की बचत हो, तो यहाँ पर 4 वर्णों की जगह वह पर 3 या 2 वर्ण बोलना चाहता है ताकि समय कम लगे। और यहाँ पर जब संधि करते हैं तब रमेश है, ये रमेश बन जाता है। यहाँ पर 3 वर्ण आ जाते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि, तो यहाँ पर भी संधि हुए और यहाँ पर वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, इसलिए इसको संधि कहते हैं। 2 अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह विकार कभी उनमें से एक में ही होता है और कभी दोनों में हो जाता है, और कभी दोनों वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण को जन्म दे देते हैं, जैसे कि इति प्लस उवाच, इत्युवाच, यहाँ पर एक नया वर्ण उत्पन्न हो गया है यह। इस प्रकार तत् प्लस श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, यहाँ पर है स को यहाँ पर छ बन जाता है, तो यहाँ पर भी एक नया वर्ण उत्पन्न हो गया है। और नर प्लस इंदर नरेंद्र है, तो यहाँ पर एक नया वर्ण उत्पन्न हो गया है एक ही मात्रा, तो इस प्रकार इसको भी संधि कहते हैं। संधि कहाँ कहाँ पर अनिवार्य होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक पद में संधि करना आवश्यक होता है, जैसे देवहा विसर्ग, यहाँ पर देव प्लस अस, ये संधि विच्छेद हो गया है, तो इन दोनों में संधि करना अनिवार्य है। तो संधि करने पर देवहा ऐसा शब्द बन जाता है। धातु और उपसर्ग के योग में संधि आवश्यक होती है, जैसे वी, ये उपसर्ग है, और अचिंत्यात, अचिंत्य में यहाँ पर चिंत धातु है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों में संधि करना अनिवार्य है। अचिंत्यात ये लंग लकार का है, तो यहाँ पर व्यचिंत्यात ये संधि बन जाती है। तो इस प्रकार धातु और उपसर्ग के योग में भी संधि आवश्यक होती है। नंबर 3, समास में संधि आवश्यक होती है। जब कोई हम समास करते हैं, समासिक विग्रह होता है, विग्रह करने के बाद फिर उसमें संधि करना आवश्यक होता है, जैसे नराणाम इंद्र है, नरेंद्र है। नराणाम, यहाँ पर आम विभक्ति चिन्ह होता है और उस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप होने के बाद नर प्लस इंदर ऐसा बच जाता है, ऐसा शेष रह जाता है, नर प्लस इंदर, और यहाँ पर फिर संधि करना अनिवार्य हो जाता है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की संधि होती है। सवर संधि, सवर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। और फिर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि, इसमें विसर्गों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। आगे पहले आता है सवर संधि। सवर संधि को पीछे हम बताया था कि सवर संधि को अच संधि कहते हैं। जब एक स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे अच संधि कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि उन दोनों के मेल से एक स्वर के बाद दोनों स्वरों में परिवर्तन नहीं होता है। एक स्वर के बाद दोनों स्वरों में, इसको हटा देना यहाँ से। इसका पूरी परिभाषा ऐसे हो जाएगी, जब एक स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अर्थात उसे अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद 8 होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, और नंबर 4 जन संधि, नंबर 5 अयादि संधि, और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार यहाँ पर 8 संधि होती हैं, यहाँ पर 5 ही दी गई हैं, तो 3 संधियाँ और होती हैं, पूरा रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। अब स्वर संधि का पहला भेद आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जैसे यहाँ नाम से पता चलता है दीर्घ का दीर्घ संधि है जब ह्रस्व या दीर्घ ए ओ री से परे
वही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ संधि कहलाती है, वह स्वर दीर्घ संधि कहलाती है। ये ह्रस्व या दीर्घ ए की जगह आ भी हो सकता है, ए आ, ई ऊ री से परे ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाए बाद में भी। पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण चाहे ह्रस्व हो और चाहे दीर्घ हो, लेकिन शर्त यह है वह उसी जाति का होना चाहिए। सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है उसी जाति का। अगर जैसे ए है तो ए ही होना चाहिए या आ होना चाहिए, ई है तो ई या दीर्घ ई, तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों एक जाति के हैं, इनको सवर्ण कहा जाता है। ऊ ये एक जाति के हैं, रे और दीर्घ री ये एक जाति के हैं, तो इसलिए इनको दीर्घ संधि कहा जाता है। इसमें महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है संस्कृत में, अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः एक यहाँ पर महेश्वर सूत्र आते हैं, इन संधियों को पढ़ने के लिए महेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है। जो महेश्वर सूत्र होते हैं वो व्याकरण के मूल होते हैं, तो महेश्वर सूत्र याद होने पर जब सारे व्याकरण समझ में आ जाती है। संधियाँ इसी सूत्र पर आधारित है। महेश्वर सूत्र इस प्रकार है, ए उन रेल रेक ए ओंग आई औच है य रट लड़ यम गण नम झ भय घट दस जब घट दस खप छट थ चट तव कप य सर हल। तो इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। एक बार महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे और महेश्वर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए और खुश होकर के भगवान शंकर ने वहाँ पर 14 बार डमरू बजाया और डमरू से 14 प्रकार की आवाज़ें निकली और वह 14 प्रकार की आवाज़ें ही ये 14 सूत्र कहलाते हैं। इसलिए इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है मृग प्लस अंक है। यहाँ मृग में ग ये इसके अंदर ए है और अंक का ए है, दोनों तरफ ए है तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, मृगांक है। तत्तर प्लस ए गच्छत, यहाँ पर भी दोनों तरफ ए है तो दोनों को आ हो जाएगा, तत्रागच्छत। आगे फिर ई के उदाहरण है, ई दोनों साइड में ई होगी, चाहे वह दीर्घ ई हो चाहे ह्रस्व ई हो, तब भी वहाँ पर दीर्घ ई हो जाता है। कविंदर, कवि प्लस इंदर, मोनिंदर, मुनि प्लस इंदर, गिरे प्लस ईश, गिरीश, और रवि प्लस इंदर, रविंदर, दधे प्लस ईहते, दधीहते। तो यहाँ पर ये सारे ई के उदाहरण हैं। आगे है ऊ, दोनों तरफ ऊ होगा, या दीर्घ ऊ या ह्रस्व ऊ, तब दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे सु प्लस उक्ति, सूक्ति, लघु प्लस उत्सव, लघुत्सव, साधु प्लस ऊर्ध्वम, साधुर्ध्वम। तो ये ऊ के उदाहरण थे। आगे है री अथवा री, दीर्घ री, ह्रस्व री या दीर्घ री में दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। यहाँ पर इसका ये दो ही उदाहरण है। पितृणाम, पितृ प्लस ऋणाम, पितृणाम, तय में दीर्घ री की मात्रा हो जाएगी, पितृणाम। मातृधि, मातृ प्लस रिधि, मातृधि, यहाँ पर तय में दीर्घ री है, मातृधि, तो दीर्घ री हो जाएगी। आगे है गुण संधि। गुण संधि में है यदि ह्रस्व या दीर्घ ए के बाद अर्थात ए अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली में से कोई स्वर हो तो वहाँ पर ए प्लस ई मिलकर ए हो जाता है, या आ प्लस ई होगा तभी ए हो जाता है। ए प्लस ओ मिलकर दोनों को ओ हो जाता है। ए प्लस री
मिलकर दोनों को अर हो जाता है और ए प्लस ली मिलकर दोनों को अल हो जाता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है सुरेंदर, सुर प्लस इंदर। यहाँ पर सुर रे के अंदर ए है और इंदर का ए है, दोनों को मिला करके ए हो जाएगा, तो सुरेंदर हो जाएगा। जैसे गणेश, गण प्लस ईश, यहाँ पर गणेश बन जाएगा। देवेच्छा, गजेंद्र, देवेंद्र, महेच्छा, ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। मंत्र प्लस उच्चारणम, मंत्रोच्चारणम। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम है। तस्य प्लस उपरि, तस्योपरि, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। यहाँ पर ओ हो जाता है ए और ऊ को। ए प्लस री अर, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। और महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर ए और री को अर हो जाता है, महर्षि, सप्तऋषि। फिर आगे है ए प्लस ली अल, तव प्लस लृकार, तव लकार। तव वह के अंदर ए है और लृकार का ली है, ए और ली को अल हो जाता है, अल वापिस व में आ जाता है और ल आधा रह जाता है, तवल लकार है, ऐसी। फिर आगे है माला प्लस लिकार, माला कार है, तो यहाँ पर है माला, माला के बाद आधा ले आ जाएगा, माला कार है, ऐसी। प्यारे बच्चों, आज हमने ये दो संधि पढ़े, दीर्घ संधि और गुण संधि। इन संधि के लक्षणों को, उनकी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उदाहरणों को भी लिखेंगे और समझेंगे। आगे हम वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।